जय हिंद दोस्तों। अवध क्लासेज अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि अभ्यास का साउंड अभ्यास का पार्ट 1 आप लोग के बीच पहले पहुंच चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप उसको देख सकते हैं। और उसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, ध्वनि का ही पार्ट नंबर 2 आप लोग के सामने आज पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे इसमें ध्वनि में, कल कुछ पॉइंट पढ़े थे जिसमें से हम पढ़े थे कि ध्वनि जो होती है, ध्वनि तरंगे, वो 2 प्रकार से होती हैं। कौन कौन होती हैं? यांत्रित होती हैं और आयांत्रित होती हैं। आयांत्रित को विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो यांत्रित जो होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वे होती हैं जिसमें आवाज़ आती है, जैसे ध्वनि तरंगे, या फिर हमसे कह सकते हैं ये जो होता है माध्यम के कणों के चलने की दिशा के अनुदिश काम करते हैं अनुदैर्घ्य, और जो अनुप्रस्थ होता है वो लंबवत कार्य करते हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल लिखे थे। ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्घ्य है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। बाकी प्रकाश में तरंगे और पानी में तरंगे ये दोनों अनुप्रस्थ होती हैं। इसके बाद इसमें से कुछ और पॉइंट पढ़े थे जिसमें इसके प्रकार पढ़े थे। तो 3 होते हैं, अपश्रव्य, प्रश्रव्य और श्रव्य। तो अपश्रव्य मतलब जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको हाथी, गैंडे या व्हेल जो मछली होती है वो सुन सकती है। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, इसे केवल हम लोग सुन सकते हैं, मानव सुन सकते हैं। और प्रश्रव्य तरंगों में जो होगा 20,000 से ऊपर के जितने होंगे हर्ट्ज, वो जैसे कि उसका यूज बताए थे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। दूध के अंदर के जीवाणुओं को मारने में, पता करने में होता है। ट्यूमर की जांच करने में मस्तिष्क करते हैं इसको। संकेत भेजने में करते हैं। पानी के अंदर कोई चीज़ ढूंढने में करते हैं। तो इसका यूज यहाँ करे थे। आज उसी साउंड अभ्यास का दूसरा पार्ट पढ़ोगे, और जो दूसरा पार्ट है उसमें है, देखिएगा, ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की विशेषताएं पढ़ेंगे। ध्वनि की विशेषताओं में क्या है? तो इसकी विशेषताएं जो होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। 3 प्रकार कौन कौन है? प्रबलता मतलब लाउडनेस। प्रबलता मतलब लाउडनेस। लाउडनेस वो होता है ध्वनि का धीमा या तेज होना। ध्वनि का धीमा या तेज होना, उससे हम बोलेंगे लाउडनेस। और जो लाउडनेस होता है ये निर्भर करता है आयाम पर। ये निर्भर करता है आयाम पर। जो आयाम जो होता है वो प्रबलता की पावर 2 होता है। मतलब जो प्रबलता होती है वो आयाम की पावर 2 होती है। यदि प्रबलता को, यदि आयाम को हम दुगुना कर दें तो प्रबलता 4 गुना हो जाएगा। यदि आयाम को 3 गुना कर दें तो प्रबलता 9 गुना हो जाएगा। ऐसे ऐसे 4 गुना कर दें तो 16 गुना हो जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिए कि प्रबलता बराबर आयाम की पावर 2। आगे देखिएगा, अब ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक लिखते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, या फिर इसे बेल कहेंगे, या फिर वाट पर मीटर कहेंगे। ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। और 1 बेल बराबर 10 डेसिबल की। तो 1 बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। इतना हुआ। आगे देखेंगे, अगला आएंगे तारक, मतलब पिच। पिच कहेंगे तारक। तो ध्वनि का पतला या भारी होना, पतली या भारी होना, इसे कहेंगे तारक। और ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। अब देखिएगा, आवृत्ति जो होता है ये 1 सेकंड में तय की गई जो कंपन संख्या होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में तय की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल जो आता है वो आएगा कि लड़कियों की अपेक्षा पुरुषों की ध्वनि भारी क्यों होती है।
या फिर कहेंगे पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की जो ध्वनि होती है वो पतली होती है। तो इसका आंसर होगा तारक पिच के कारण ही जो होता है लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा पतली होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला इसमें इसका एग्जाम्पल ही लिख लेंगे कि लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा पतली होती है। और तीसरा जो इसका है वो गुणता है, क्वालिटी इसकी है। तो तीसरे में क्या है, परबलता और गुणता। ध्यान दीजिएगा, परबलता और गुणता के समान गुणधर्म को गुणता या क्वालिटी कहते हैं। परबलता और गुणता जो ऊपर दो लिखे हैं इनके समान, यहाँ पे गलती हो गई है, परबलता और तारक, इसको लिख देंगे यहाँ पे, तारक के समान गुण को जो हो वो क्वालिटी या परबलता कहते हैं। अब जो परबलता होता है ये दोनों पर निर्भर करता है, पिच पर भी और लाउडनेस दोनों पर निर्भर करता है। अब देखिए आगे आते हैं, आगे गुणता कुछ और देखते हैं। जैसे साधारण बातचीत की जो सीमा होती है, जो हम लोग बोल सकते हैं, जो बोलते हैं अपने यहाँ आपस में बात करते हैं, साधारण बात की जो सीमा होती है वो 30 और 40 डेसिबल के बीच में होती है। लेकिन WHO के अनुसार ये 45 डेसिबल, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा बना हुआ है, उसके अनुसार जो ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत सीमा होती है, वो 45 डेसिबल के बराबर होती है। अगला, अगर यही बात कहेंगे जोर से जो होगा तो उसको कहेंगे 50 और 60 डेसिबल के मध्य में, इसके मध्य की ध्वनि को बोलते हैं जोर से। आर्केस्ट्रा की जो ध्वनि होती है वो 100 डेसिबल। एक बात और ध्यान देना, 80 से ऊपर की डेसिबल हमारे कानों के लिए बहुत ही नुकसान होती है। अगर 80 डेसिबल के ध्वनि के बीच अगर हम लगातार रहते हैं तो ठीक है, तो हमारे कानों के लिए दिक्कत हो जाएगी, हम बहरे हो सकते हैं, ऐसा होगा। यदि 85 डेसिबल के ऊपर जा रहे हो, उसके बीच में आप लगातार कुछ दिन तक रह लीजिए तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑर्केस्ट्रा की 100 डेसिबल, सायरन की 110 से 120 डेसिबल होती है, और सबसे अधिक जो आवाज़ तेज होती है वो जेट विमान की होती है, 140 से 150 डेसिबल के बीच में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो मतलब इसमें क्वेश्चन आपको मिलता है, पेपर में आता है कि सबसे अधिक चाल, ध्वनि की चाल किसमें होगी। तो मालूम होगा कि आपको कि जो ठोस होते हैं उसमें सबसे अधिक ध्वनि मतलब तेज निकलती है, दूसरे बार द्रव में, और सबसे कम गैस में। अब दूसरी बात ये आते हैं कि अगर ठोस में निकलती तेज है तो ठोस में किसमें तेज निकलता है। तो एल्युमिनियम में, ठोस में अगर आएंगे तो एल्युमिनियम में सबसे तेज होता है, उसके बाद लोहा में तेज होता है। तो एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, लोहा में 5920 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा दोनों के अंत में 20 आ रहा है, आप इसे याद कर सकते हो। एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5920। उसके बाद द्रव के किस्में, अगर द्रव में होती है धीमी आवाज या तेज होती है, तो द्रव में किस्में सबसे तेज होता है। तो समुद्री जल जो होता है उसमें 1531 मीटर पर सेकंड ये सबसे तेज होता है। गैस में आते हैं, तो गैस में हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकंड, और सबसे कम अगर गैस देखा जाए गैस में तो हवा, वायु में होता है 346 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। तो इतना आप पढ़े ये। उसके बाद आगे इसमें कुछ देखेंगे, पदार्थ की चाल जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, इसको आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें। आगे अगला टॉपिक है ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव मतलब अगर दाब, आर्द्रता, वायु, अगर दाब बढ़ेगा या घटेगा तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं। प्रेशर बढ़ने पर या प्रेशर कम होने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ताप है। ताप मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, ताप कम होगा तो ध्वनि की चाल कम होगी। और तीसरी बात आएंगे आर्द्रता, मतलब नमी, मॉइस्चर। नमी जो होती, मॉइस्चर जो होता है, अगर देखिए बरसात और साथ में जगह देखेंगे ध्यान से, तो बरसात में जो अगर हम धीमा से अगर बोलते हैं तो आवाज़ हमारी बहुत तेज जाती है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आर्द्रता, अगर नमी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, अगर नमी कम होगी तो ध्वनि की चाल घटेगी। बस ये ध्यान देना। अगला आते हैं वायु। तो वायु जो होता है ये दिशा पर निर्भर करता है। अगर वायु जो है सापेक्ष बह रही है, जिस ओर आप बोल रहे हो तो उस ओर उसकी तरंग बढ़ेगी, उस तरंग बढ़ेगी, ध्वनि तरंग। अगर विपरीत हवा चल रही है, वायु बह रही है, तो वहाँ पे जो ध्वनि तरंगे हैं वो कम हो जाएंगी। तो वायु विपरीत चलने पर बढ़ेगी और विपरीत ना चलने पर, ठीक है, उल्टा आने पर, विपरीत चलने पर कम होगी, सापेक्ष जाने पर बढ़ेगी। ये ध्यान देना है। तो हवा अगर सीधी चल रही है, जिस ओर आप बोल रहे हो उस ओर जा रही है, तो आवाज़ तब ध्वनि तेज जाएगी। अगर उल्टा आएगी तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो धीमी हो जाएगी। तो ये ध्वनि का जो साउंड का पार्ट नंबर 2 आप लोग सामने पेश किया गया, और इसका ध्वनि का पार्ट नंबर 1 जो है वो हो चुका है। अगर उसको नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको बढ़िया समझ में आए। इसके बाद पार्ट नंबर 3 भी आएगा इसमें से, ध्वनि का पार्ट नंबर 3 वो कल आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों वीडियो आप पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से ध्वनि अभ्यास से कोई भी क्वेश्चन आपको लॉस नहीं हो पाएगा। आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, ग्रुप डी की हैं, एनटीपीसी की हैं, तमाम परीक्षाएं लेकर आपके सामने आएंगी। आप उसमें लेकर फाइट कर सकते साइंस में। बाकी इसके न्यूमेरिकल जो है पार्ट 3 में आपको मिल जाएंगे। पार्ट 3 में इसके कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोग को, और इसमें अभी राडार पढ़ना है, सोनार पढ़ना है, और उसके बाद अनुनाद पढ़ना है, डापलर प्रभाव पढ़ना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ना है, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या है, अवरक्त किरणें क्या है, दृश्य किरणें क्या है, विद्युत तरंगे क्या है, ठीक, लघु क्या है, तो सब पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो पड़े तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले। जय हिंद।